and vector A and B are two perpendicular vectors. गिवन है क्या? A perpendicular to B. ये वेक्टर के टर्म्स में लिखा हूं, ये गिवन है. सो इस वाले रिलेशन से क्या लिख सकते हो? परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस बात है कि मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B और साइन क्या हो जाएगा? 90 डिग्री है ना. मैग्नीट्यूड है तो यूनिट वेक्टर यहाँ पे आएगा नहीं, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? A. ये कैंसिल आउट हो गया. सो यहाँ पे मैग्नीट्यूड B का जो वैल्यू है वो कितने आ जाएंगे? 1 आ जाएगा. ये सुनो, हाँ सर. ये किसके इक्वल हो जाएगा? मैग्नीट्यूड A के इक्वल हो जाएगा. क्यों? फर्स्ट वाले रिलेशन से, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिया हुआ था. कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना? चलो, अब हम लोग को एंगल फाइंड करना है तो क्या कर सकते हैं? A प्लस B प्लस A क्रॉस B एंड किसके बीच में? A वेक्टर के बीच में. क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट ले लें. एंगल फाइंड करना है तो cos थीटा इज इक्वल टू, अगर P एंड Q है दो वेक्टर तो cos थीटा क्या होता था? मैग्नीट्यूड P डॉट Q अपॉन मैग्नीट्यूड P इंटू मैग्नीट्यूड Q, यही होता था ना. तो यहाँ भी क्या करेंगे? A डॉट A प्लस B प्लस A क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड A इंटू मैग्नीट्यूड A प्लस B प्लस A क्रॉस B. वेक्टर के फॉर्म में देख लेना. सो ये जो आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट A है ना प्लस A डॉट B प्लस A डॉट A क्रॉस B. अब देखो वेक्टर में पढ़ाए थे कि ये बॉक्स में दो सिमिलर टाइप के वेक्टर आएंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. A डॉट B परपेंडिकुलर है, ये क्या हो जाएगा? 0 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड A का वैल्यू कितना है? 1 इंटू, हाँ बोलो. कुछ नहीं सर. हाँ, अब देखो इनटू इसका अलग से फाइंड कर देते हैं. A प्लस B वेक्टर प्लस A क्रॉस B वेक्टर है ना. तो फाइनली आ गया क्या? cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट A को क्या लिखेंगे? ये जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड A का स्क्वायर हो जाएगा. तो 1 अपॉन आ गया क्या? A प्लस B प्लस A क्रॉस B. इसका मैग्नीट्यूड बेसिकली फाइंड करना है तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं. A प्लस B, A एंड B के बीच में 90 डिग्री बन रहा है. A क्रॉस B, इसका मैग्नीट्यूड का बात किया जाएगा तो ध्यान देना ये तीनों परपेंडिकुलर होगा क्या? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा. रीजन देखो A एंड B परपेंडिकुलर गिवन है और A क्रॉस B जो होगा वो क्या होगा? A क्रॉस B दोनों वेक्टर के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. राइट. A क्रॉस B परपेंडिकुलर टू A भी होगा, परपेंडिकुलर टू B भी होगा. ये सुनो. हाँ सर. तो अदरवाइज क्या कर सकते हैं कि हम लोग A क्रॉस B का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कुछ कर सकते हैं. नहीं, A क्रॉस B का. चलो, सो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो मैग्नीट्यूड A का स्क्वायर स्क्वायर रूट में प्लस मैग्नीट्यूड B का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड A क्रॉस B का स्क्वायर. देखो अब तीनों परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो उसका वैल्यू डॉट प्रोडक्ट के साथ 2 A डॉट B देन प्लस 2 B डॉट A क्रॉस B प्लस 2 A क्रॉस B इंटू क्या हो जाएगा? डॉट A. वो सब 0 हो जाएंगे. ये सुनो सर नहीं समझे, एक बार फिर से बताइएगा. देखो इसको कंप्लीट अगर लिखते हो, कंप्लीट लिखोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 2 A डॉट B, 2 इंटू कर देता हूँ स्क्वायर रूट के अंदर ही है, प्लस A डॉट A क्रॉस B, वो डायरेक्टली दिखेगा भी, प्लस B डॉट A क्रॉस B. ये समझ में आया? देखो ये परपेंडिकुलर है 0, दोनों
सेम हो गए, दो वेक्टर 0, इसमें भी दो सेम आ गया 0। इट मीन्स फाइनली क्या बच गया, स्क्वायर रूट मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर अब प्लस ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यस और नो? अब आया समझ में? हाँ सर। हाँ, अब इसका भी वैल्यू क्या था, 1 प्लस 1 अब प्लस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ध्यान देना शुरू में दिया हुआ था कि मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड ए का वैल्यू कितना था 1, तो 1 यहां भी हो जाएगा, कितने आ गए स्क्वायर रूट 3। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3। आया समझ में? हाँ सर। सो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ से थीटा का वैल्यू अगर पूछा जाएगा तो cos इनवर्स 1/√3। कोई दिक्कत? नेक्स्ट कौन सा था? 7 नंबर। सेवन में एक बार क्वेश्चन रीड कर लेना। A and ABC are 3 वेक्टर्स। A वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है B क्रॉस C। If magnitude A is equal to √2, magnitude B is equal to 1, magnitude C is equal to 2, angle between vector B and vector C is equal to theta, then 1 plus tan theta is equal to 1 plus tan theta का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, अब देखो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। वेक्टर A इज इक्वल टू B क्रॉस C। ओके, अच्छा ध्यान देना, ये और इसको देखा जाए, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर होगा क्या? B एंड B क्रॉस C, ये सुनो, रिजल्टेंट क्या होता है? हाँ सर। B परपेंडिकुलर होगा ना, परपेंडिकुलर होगा तो टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू, यहां पे ध्यान देना, मैग्नीट्यूड B क्रॉस C, ये दोनों को साथ में अभी रख रहे हैं। अब इसको राइट साइड वाले को क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड B क्रॉस C इंटू साइन 90 डिग्री हो जाएगा, होगा ना, दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेंगे, 90 डिग्री एंगल। इधर मैग्नीट्यूड A हो गया, मैग्नीट्यूड A का वैल्यू √2 था, तो √2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड B का वैल्यू 1 था इंटू, अब ये अंदर में ब्रेक होगा तो मैग्नीट्यूड B लिखेंगे इंटू मैग्नीट्यूड क्रॉस नहीं है, मैग्नीट्यूड C लिखेंगे, साइन दोनों के बीच में थीटा आ जाएगा, थीटा रहेगा तो साइन थीटा हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहां से क्या लिखेंगे, √2 इज इक्वल टू 1 इंटू मैग्नीट्यूड B का वैल्यू 1 इंटू C का वैल्यू 2 था, तो ये साइन थीटा हो गया। साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया जी, 1/√2। थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 45 डिग्री, तो 1 प्लस tan थीटा कितना हो गया, 2। नहीं आया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? अदरवाइज फॉर्मूला पता है ना, वो ध्यान में रखना, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला ऐसे ध्यान में रखना, इनकेस अगर यूज हो गया तो है ना, वहां पे प्रॉब्लम में आ जाओगे। हालांकि नहीं देना चाहिए, पर फिर भी ध्यान में रखना। क्या बताए थे कि ब्रैकेट के अंदर है वो बाद में होना चाहिए, यहाँ पे A क्रॉस B क्रॉस C, तो पहले B ब्रैकेट वाले को लिख लेंगे माइनस, यहाँ पे C आ जाएगा, जो बच गया उसका क्या बोले थे, डॉट प्रोडक्ट, तो A डॉट C हो जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट वाले का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C आ गया तो बच गए क्या, पास वाले, तो A डॉट B, तो यहाँ पे दूर वाले हैं दोनों, एक्सट्रीम वाले का डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे पास वाले का, तो ये भी ध्यान में रखना, और इससे भी बन जाता, ठीक है ना,
इससे भी बता दूं। नेक्स्ट 8 नंबर, इसको रिकॉल करवा दूं क्या, ये समझ में आ गया? आ गया समझ में। ओके 8 नंबर, लक्ष्य 8 नंबर बोले हो? हाँ सर। ओके 8 नंबर में तुम बिना वेक्टर के भी बना सकते हो इसको, अदरवाइज ज्योमेट्री यूज कर सकते हो, सॉरी ज्योमेट्री या वेक्टर मेथड से, दोनों से बन जाएगा। देखो 10 क्रॉस 10 का है, तो हम लोग इसको 0 0 पे फिक्स कर सकते हैं क्या? तो ये क्या हो जाएगा 10 0 0, कोई दिक्कत? ये वाले क्या आ जाएगा, ध्यान देना, ये x हो जाएगा, इधर y हो जाएगा और ये z हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? सो ये क्या हो जाएंगे, देखो इसके लिए y में भी 10 चल रहे हैं, 10 10 0, इस वाले को देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स वाई 0 प्लेन 10 में 0 ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 10 0। 0 0 10 ना, सिर्फ y में चल रहे हैं। सर अब आपका साइड में 10 कर दिया ना, y तो 0 रख दिया। अच्छा ओके ओके, हाँ y 10 होगा, 10 0 राइट। अब देखो हाइट h चल रहे हैं तो सिर्फ h इसमें ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 10 10 h, सिर्फ z वाले में h ऐड कर दो, यहाँ पे क्या था 0 10 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 10 h, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? इस वाले में h ऐड कर दो 0 0 h, ये वाले वर्टेक्स को देखेंगे तो क्या हो जाएगा h सिर्फ ऐड कर देना है, किस में z में, तो 10 0 h सारा आ गया। अब डायग्राम देखोगे ना, इसमें मेंशन कर देता हूँ नेमिंग, ये मान लो a हो गया, b c d, ऐसा ही है ना, a b c d, ठीक है, उसमें नेमिंग जो है, चलो ठीक है समझ, इसी के अकॉर्डिंग ए, एक मिनट, इसको ए बोल देते हैं, ए हो गया, इसको बी बोला गया है, सी डी ई, ये पॉइंट ई हो गया, एफ जी एच। अब एंगल क्या दिया हुआ है एच पी जी, पी क्या है सेंटर है, ठीक है, पी पी जो हो गया वो सेंटर हो गया, सो पी बीच में आ जाएगा कहीं यहाँ पे, देन AG and BH diagonals if the angle GPH ठीक है, एंगल GPH is equal to theta is equal to cos इनवर्स 1/5, दो वेक्टर बन जाएगा क्या? P का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कोई बताएगा P कैसे आ जाएगा? हेलो सर वो डायगोनल्स का मिड पॉइंट। हाँ एग्जैक्टली डायगोनल्स का मिड पॉइंट, तो कौन सा मिड पॉइंट किसका बोल दूं, ए और जी का बोल दूं? हाँ ठीक है, किसी का भी कर सकते हो। हाँ मिड पॉइंट ऑफ ए एंड जी, सो ए क्या है
0 0 नहीं, ए का पॉइंट क्या था? 0 10 0 0 10 0 0 10 0। जी क्या आ गया? 10 0 h 10 0 h। तो मिड पॉइंट आ जाएगा 5 5 h by 2। ये नो? हाँ सर। हाँ, तो अब दो वेक्टर बना लो। एक ये क्या हो गया? p हो गया। दो वेक्टर, एक आ जाएगा AP एंड AG। अब डॉट प्रोडक्ट यूज कर लेना। cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AP डॉट AG अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AP इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा? AG। बन जाएगा? सर बनेगा? एक बार फिर से बता दीजिए ना। सर हाँ, ये ठीक। थीटा तो 180 डिग्री नहीं आ जाएगा? ये नहीं 180 कैसे आ जाएगा? अच्छा, ए पी और ए जी। हाँ, वही दिया गया ना। यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चंस में जो पूछा गया है GPH, एंगल GPH, ध्यान देना इसके केस में G ये P है और ये H है। इस एंगल का बात किया जा रहा है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है। एक अगर रूम में हो ना तो वो एक बार इमेजिन कर सकते हो कि ये जो पॉइंट है एक ही एज का वर्टेक्स है ना? और ये क्या है? बॉडी जो डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो P है। बॉडी डायगोनल जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो P है। और ये क्या है? वर्टेक्स ऑफ वन एज है। तो इसके बीच में क्या एंगल्स बन रहे हैं? जो दिया हुआ है cos इनवर्स 1/5। cos इनवर्स 1/5, तो यहां से तुमको क्या मिल जाएगा? एक मिनट, PH और ओके सॉरी, PH देन PG। यही लिखा हूं क्या? नहीं सॉरी, ये समझा देता हूं एक बार और। PH निकल जाएगा एंड PH एंड PG। PH को कैसे करोगे? H माइनस क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, या OH माइनस OP हो जाएगा। ये बेसिकली लिखा हुआ है OH माइनस OP। इसमें कैसे लिखोगे? OG माइनस OP। दो वेक्टर निकल जाएगा और उसके बीच में एंगल्स दिए हुए हैं, तो H निकल जाएगा क्या? फिर से रिपीट कर दूं आदित्य? हाँ सर। ओके, अब देखो, बेस है जो स्क्वायर है, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये भी 10 हो जाएगा। तो मान लो कि इसको ओरिजिन पे फिक्स कर लिया है, इस वाले पॉइंट को, तो ये 0 0 0 हो गया। ये पॉइंट क्या आ जाएगा? 10 0 0। स्पेस में चल रहे हैं तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा? 10 10 10 10 0 देन इस वाले पॉइंट को क्या लिखेंगे? 0 0 10 0। एग्जैक्टली। अब सिर्फ क्या करना है, सारे में तुम ऊपर एच हाइट पे चले जाओ। एच हाइट पे, तो इस वाले को एच हाइट ऊपर लेकर के जा रहे हैं। इसी में ऐसा कुछ देखो, ऊपर जाएंगे तो ये एच हाइट, इसमें बेस तुम ये फिक्स कर सकते हो कि ये बेस हो गया, कोई दिक्कत? तो एच हाइट ऊपर नहीं। जाओगे तो अगर ये 0 0 0 है तो एच हाइट सिर्फ क्या करना है, ऊपर मूव कर रहे हो तो जो जेड कोऑर्डिनेट है ना उसी में एच ऐड कर देना है। तो ये वाला जो आ जाएगा वो 0 0 एच आ जाएगा। अगर ये क्या है? 10 10 0, तो इसमें क्या आ जाएगा? एच हाइट ऊपर जा रहे हैं है ना, पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो 10 10 ये एच हो जाएगा। तो उसी तरह से ऊपर जा रहे हो तो सब में एच ऐड कर दो। किस वाले में? Z1। जेड में। पॉइंट समझ में आ गया? बॉडी डायगोनल क्या हाँ हो जाएगा? बॉडी डायगोनल मिड पॉइंट हो जाएगा किसका?
सॉरी पी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा बॉडी डायगोनल का। तो तुमको ये वाला वर्टेक्स पता है, इसके जस्ट अपोजिट वाले डायगोनली अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, 0 उसका 0 0। पॉइंट। समझ में आया या नहीं? तो वो हाँ पी सर। निकल गया, पी निकल गया तो दो वेक्टर बना लोगे ना, देन डॉट प्रोडक्ट। कंप्लीट कर दूं क्या? नहीं सर, हो जाए। हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट लोगे, क्योंकि यहाँ पे तुमको पी एच पता है, पी एन जी पता है, पी का पोजीशन वेक्टर, जी का पोजीशन वेक्टर पता है, सब्ट्रैक्ट करोगे ये वेक्टर आ जाएगा पी जी। पी पता है, एच पता है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो पी एच वेक्टर आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट लोगे आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा था? नेक्स्ट बोलो। हाँ एनीवन, बन गया सारा? इजी था क्या क्वेश्चंस? पूरा नहीं, कहाँ तक बनाए हो? 13 तक बना। 13 तक? समय नहीं था क्या? फिर फिजिक्स पर। अच्छा मान लो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है एंड सी वेक्टर है। अगर ये डिस्कस किए थे लिनियरली इंडिपेंडेंट, तो अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर प्लस गामा सी वेक्टर इज इक्वल टू, अगर जीरो हो रहा है तब अल्फा बीटा गामा क्या होना चाहिए, लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो? कोई 0 होगा बताएगा? ना, तीनों 0 होगा ना शायद। एग्जैक्टली अल्फा भी जीरो होगा, बीटा भी जीरो होगा, गामा भी जीरो होगा। ठीक है, अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट है, तीन वेक्टर के साथ ही पूछे जाते हैं, ये ध्यान में रखना, और पूछा गया है भी। इसमें भी एक क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से 17 नंबर देखोगे ना, तो 17 नंबर इसी से पूछा गया है। अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी इज इक्वल टू जीरो होगा। इसके केस में अल्फा इज इक्वल टू जीरो, बीटा इज इक्वल टू जीरो, गामा इज इक्वल टू जीरो। तो आपको सिर्फ ध्यान में क्या रखना है कि अगर ये सपोज ए वेक्टर है, वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है A1 A2 A3, ये समझ लेना आई जे के साथ है। बी वेक्टर B1 B2 B3, सी वेक्टर C1 C2 C3। अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो इससे जो डिटर्मिनेंट बनेंगे डेल्टा A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। हाँ, इसका वैल्यू जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, कोई बताएगा? सर इंडिपेंडेंट में नॉन 0 होता है ना डिटरमिनेंट। एग्जैक्टली हाँ। तो डेल्टा अगर डायरेक्टली ध्यान में रखना ये क्या होता है ना, वो तो कंडीशन उसमें दिया हुआ है, बट अगर ऐसा कुछ मेंशन रहेगा कि लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो डेल्टा नॉन जीरो होगा। बताए थे लिनियरली डिपेंडेंट का क्या कंडीशन था कि वो कोप्लेनर हो जाएगा। लिनियरली डिपेंडेंट जो होता है, बताया हूं ना, लिनियरली हाँ सर। डिपेंडेंट ये कोप्लेनर वेक्टर होता है। तो कोप्लेनर वेक्टर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा का वैल्यू जीरो हो 0। जाएगा। लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो डेल्टा नॉन जीरो हो जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है? तो कोई ये दिक्कत? क्वेश्चन ये वाले 17 में ध्यान में करेंगे क्या, रखना। बस एक बार बता दे तो। हाँ बस डायरेक्टली क्या करना है कि डेल्टा का वैल्यू नॉन जीरो कर दें, डेल्टा फाइंड करना है, डेल्टा फाइंड करना है। और ये देखना है इसमें क्वेश्चंस पूछा गया है, चेक करने दो। देन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ, हाँ डेल्टा का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड करना है, मान लो कि डेल्टा का वैल्यू कुछ फाइंड किए और आ गया कुछ ऐसा आ गया कि टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 आ गया। ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 अगर इक्वल टू जीरो करते हैं, ये क्या होना चाहिए,
या नॉन जीरो कर दो, तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 1 एंड टी नॉट इक्वल टू 2। मतलब दो वैल्यू को छोड़ दिया जाए तो सारे के लिए क्या हो जाएगा, नॉन जीरो आ जाएगा। सिर्फ ये लिनियरली डिपेंडेंट कब बनेंगे, सॉल्व किए, मान लो कि ऐसा कंडीशन आ गया, तो डेल्टा इज इक्वल टू जीरो कब आएगा, जब टी का वैल्यू 1 और 2 होगा। तो 1 एंड 2 के लिए लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, 1 एंड 2 को छोड़ दिया जाए तो लिनियरली क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ सर। क्लियर है ना। डेल्टा का वैल्यू फाइंड किए हैं, कुछ आ गया टी स्क्वायर माइनस 3t+2 आ गया। तो ये डेल्टा जीरो कब होगा, डेल्टा जीरो 1 एंड 2 के लिए हो रहा है, तो टी का वैल्यू 1 एंड 2 रहेगा तो वो लिनियरली डिपेंडेंट होगा, इट मीन्स कोप्लेनर वेक्टर होगा। इंडिपेंडेंट के लिए r-1, 2 ये क्या हो जाएगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट। कोई दिक्कत नहीं ना, ये लिनियरली क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम इसमें। अच्छा 18 नंबर क्वेश्चन क्लास में बताया था मेरे ख्याल से, देखना 18 नंबर क्वेश्चन। एटीन नंबर क्वेश्चन, ए लॉग बी बेस ई है -6 और 3 है, वी वेक्टर ए लिखा हुआ है ना। 18 नंबर बन जाएगा क्या, लॉग बी टू 2a log b ग्रेटर देन 1, b ग्रेटर देन 1 मीन्स क्या हो जाएगा, log b बेस e है, तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। ये सुनो, ठीक है, ये बताया हूं ना, क्लास नोटबुक में देखना, ये डिस्कस किया हुआ है, अगर नहीं बनेगा तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। और क्वेश्चन नंबर 22 देखो तो बन जाएगा, ये बता दूं क्या, सर ट्राई कर लेंगे। हाँ ट्राई कर लेना, नोटबुक में होगा, बुकलेट में भी था ये क्वेश्चन। 22 बन जाएगा। देखो एक बार ट्राई कर लेना, मैं 3D का कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, डिस्कस करें 3D का। थ्री डी का थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना नेक्स्ट क्लास में, और 3D का भी कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, 1 to एटलीस्ट 15 तक बना करके आना है। 3D में जैसे पॉइंट इन स्पेस, ऑडिबल है ना, हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, पॉइंट इन स्पेस एक्स वाई और जेड के टर्म्स में, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट आ जाएंगे कुछ, 8 ऑक्टेंट होता है, ऑक्टेंट में ये कैसे देखेंगे, तो एक्स वाई और जेड, एक्स का भी पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस होगा, इवन जीरो भी होता है, तो जीरो होगा तो वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, वो समझ लेना। वाई है तो वाई का वैल्यू भी जीरो होगा, अदरवाइज वो एक्सिस पे चला जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस के टर्म्स में लिए हैं तो 2 × 2 × 2, तो 8 पॉसिबिलिटी हो जाते हैं, 8 ऑक्टेंट आते हैं। जेड का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट टू फोर्थ ऑक्टेंट में आएगा, फर्स्ट टू फोर्थ। जेड का वैल्यू निगेटिव होगा तो 5th to 8 ऑक्टेंट में आएगा। अब किसी ऑक्टेंट को देखना है कि किस ऑक्टेंट में आ रहा है, तो 2 3
अगर -4 है तो फर्स्ट वाले दोनों को देख करके ये डिसाइड करना है कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर z निगेटिव है तो +4 कर देना है, तो ये 5th ऑक्टेंट में आ जाएगा। ये बताया हूं ना। अगर ये पॉजिटिव रहता 2, 3 और 4 ही रहता तो ये देखो फर्स्ट क्वाड में है, ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट ऑक्टेंट आ जाता। ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो का जो वैल्यू होता है किसी भी वेक्टर के लिए इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी होंगे। लेट से ए वेक्टर दिया हुआ है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा a1 a2 a3, और इसी को लिखा जा सकता है a1 लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिए सेम वैल्यू से, a1 में लैम्डा से, a2 में लैम्डा से, a3 में लैम्डा से। लैम्डा बिलोंग्स टू क्या है r -0 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर 2 i कैप -3 j कैप k कैप ले लिए, तो डायरेक्शन रेशियो को इस तरह से लिखा जा सकता है जहां पे लैम्डा का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। आप लैम्डा का वैल्यू 1 लिए तो कुछ इस तरह से आ गया, लैम्डा का वैल्यू -2 लिए तो -2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू -2 -3 इंटू -2, और यहाँ पे लैम्डा है तो ये -2 आ जाएगा। तो इसी तरह से आप √2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन जनरल डायरेक्शन रेशियो क्या करना है कि इंटीजर में रखना है। अगर फ्रैक्शन है तो ट्राई करना कि उसको इंटीजर में रिड्यूस कर लें, ताकि क्वेश्चंस का जो होता है ना कॉम्प्लिकेशंस कम जाएंगे, थोड़ा इजी आ जाएगा कैलकुलेशन में। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 पॉइंट्स, एक तो वेक्टर दिया हुआ था तब डायरेक्टली क्या करना था कोफिशिएंट को लिख देना था इस तरह से। अगर 2 पॉइंट्स गिवन रहेंगे तो डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपली क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर लेना है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, ये डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। वेक्टर लिखना चाहते हो तो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो वेक्टर भी लिख सकते हो, i, j और k उसमें ऐड कर दो। ठीक, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन होगा जो यूनिक वैल्यू होगा किसी भी वेक्टर के लिए, ये ध्यान में रखना। क्या होता है यूनिक वैल्यू होता है। मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर लिखा हुआ है डायरेक्शन कोसाइन के टर्म्स में है ना, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा 1 आएगा। अब डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कैसे करते हैं, तो वेक्टर ए दिया हुआ है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये आ जाएगा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा एल एम एन, इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू हमेशा 1 होगा। लेट्स से ओपी एक वेक्टर है तो ये a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। a1 यहाँ पे क्या होता है x कंपोनेंट ऑफ OP होता है, a2 क्या होगा y कंपोनेंट ऑफ OP हो जाएगा, और a1 क्या होगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिख दिया हूँ, a1 जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ OP इंटू कॉस अल्फा, अल्फा बना हुआ है यहाँ पे, अल्फा एंगल x एक्सिस के साथ, बीटा एंगल y एक्सिस के साथ, गामा एंगल वेक्टर किसके साथ फॉर्म कर रहे हैं जेड एक्सिस के साथ। तो अल्फा का जो वैल्यू होगा वो 0 से पाई तक जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली बीटा का भी वैल्यू और गामा का भी वैल्यू 0 से पाई तक जाएगा। सो ओपी कॉस अल्फा, तो ध्यान देना इसी वजह से अल्फा 0 से पाई जाएगा, तो a1 का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे वेक्टर जो लिखते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव यहाँ भी आ सकता है, सेकंड में भी आ सकता है, थर्ड में भी आ सकता है, क्योंकि तीनों का पॉसिबिलिटी जो है वो प्लस माइनस दोनों होंगे, इवन 0 भी होगा। रीजन क्योंकि अल्फा का जो वैल्यू है वो 0 से पाई तक जाता है, 90 डिग्री होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा 0 होगा, 0 होगा तो 1 आएगा, और 90 से 180 में रहेगा तो वैल्यू निगेटिव में आएगा। इसके केस में ध्यान में रखना कि एक और कंडीशन होता है इस वाले में, कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ पे
जो है वो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 होगा ऑलवेज। इसको साइन के टर्म्स में भी लिखते हैं, तो साइन के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या किया जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। या समटाइम्स इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं जी, अगर 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा के टर्म्स में कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 बीटा बाई 2। थर्ड को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 गामा बाई 2। ये सुनो, तो उसके टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो वो ध्यान में रखना। एग्जाम्पल में यहाँ पे दे दिया हूँ, ए वेक्टर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तो एक्स कंपोनेंट जो आएगा वो 2 हो गया, वाई कंपोनेंट जो आ गया -2 हो गया, और जेड का वैल्यू क्या हो गया, जेड कंपोनेंट 1 हो गया इस पर्टिकुलर वेक्टर के लिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस बीटा, बीटा किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस वाले वेक्टर में -2j है। इसका मीनिंग है कि जो y कंपोनेंट आता है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू कॉस बीटा, बीटा एंगल किसके साथ, y एक्सिस के साथ, तो बीटा एंगल ऑब्ट्यूज रहा होगा, इसी वजह से इसका वैल्यू क्या हो गया होगा, पॉजिटिव y एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म कर रहे होंगे वेक्टर, इसलिए इसका वैल्यू नेगेटिव आ गया है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ डिस्कस, क्योंकि ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका वैल्यू 1 होता है। एंगल के साथ देखेंगे तो एक वेक्टर जो तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करते हैं, तो उसका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये ध्यान में रखना कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं कि एल एम एन में 2 रिलेशंस दिए हुए रहेंगे, एल एम एन में 2 रिलेशंस दिए हुए रहेंगे, और पूछा जाएगा कि एंगल्स क्या फॉर्म हो रहे हैं उस लाइंस के बीच में। 2 रिलेशंस है तो 2 वेक्टर्स फॉर्म होंगे, तो 2 वेक्टर फॉर्म होगा तो उसके बीच में एंगल पूछा जाएगा। हो सकता है कि समटाइम्स दिया हुआ रहे कि जो 2 रिलेशन है वो 2 पैरेलल लाइन का, पैरेलल वेक्टर का भी हो सकता है और परपेंडिकुलर वेक्टर का भी हो सकता है। तो वैसे क्वेश्चंस रहेंगे तो उसमें कुछ कांस्टेंट अननोन रहेगा, उसको फाइंड करने बोला जाएगा। इसमें बनाने का तरीका क्या है कि गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे केस में हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो ये ध्यान में रखना, आइदर किसी एक के टर्म्स में, एल बाई एम के टर्म्स में और एम बाई एन के टर्म्स में, या एन बाई एल के टर्म्स में, किसी के टर्म्स में तुमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना है। तो एल बाई एम को टी मान सकते हैं, सिमिलरली एम बाई एन के टर्म्स में आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसको एम बाई एन को टी लेट करके चल सकते हो। एक यहाँ पे एग्जांपल दिखा दिया हूँ कि a इंटू एल बाई एम का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एल बाई एम प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एल बाई एम को t मान सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो दिखेगा। ध्यान देना, अगर ये बोला जाएगा ना, इसके टर्म्स में आ रहा है इक्वेशन, और बोला जाएगा कि ये पैरेलल वेक्टर्स का, पैरेलल वेक्टर्स हैं, जो रिलेशन है वो पैरेलल वेक्टर्स हैं, 2 पैरेलल वेक्टर्स, तो उसके केस में क्या करना है, डायरेक्टली d इज इक्वल टू 0 कर देना है। जो भी अननोन रहेंगे, हो सकता है कि a अननोन रहे, b एंड c गिवन हो, तो a का वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस भी करवाए थे। एक एग्जांपल यहाँ पे दे दिया हूँ कि एक रिलेशन ये हो गया, सेकंड रिलेशन ये हो गया, लाइन्स आर क्या है, पैरेलल, मतलब यहाँ से जो 2 पैरेलल लाइन्स का, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म होंगे तो 2 वैल्यू आएगा, है ना, तो 2 वेक्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे या 2 लाइंस का डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। गेट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ, इन द रेशियो ऑफ एनी 2। अब क्या किए, फर्स्ट वाले से सेकंड वाले में
पुट कर दिए एन का वैल्यू, तो सॉल्व करोगे कुछ ऐसा आ जा रहा था, ठीक है। देन इसमें डिवाइड कर दिए हैं, डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो इक्वेशन कुछ इस टाइप का आ गया। क्वाड्रेटिक आ गया, डी का वैल्यू 0 कर दो क्योंकि पैरेलल लाइंस का था, तो यहां से वैल्यू आ गया। अदरवाइज क्या कर सकते थे कि सारा नोन रहता तो इससे इस वाले से आ जाता एल बाई एम का वैल्यू आ जाता, दो वैल्यू आ जाता, K1 आ जाता एंड K2 आ जाता। एक इससे चलते एल एंड एम में रिलेशन आ जाता, उसको पुट करते फर्स्ट वाले में, तो वहां से वैल्यू एक आ जाता K के टर्म्स में, ठीक है। तो एक वेक्टर वो मिल जाता। देन K2 के साथ चलते एल एम एंड एन को एल के टर्म्स में तीनों को रिप्रेजेंट कर देते, देन वहां से एक वेक्टर आ जाता। देन क्या करना था, कॉस थीटा यूज कर लेते, एंगल आ जाता, ठीक है। अब है कि इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए ये बताए थे कि पोजीशन वेक्टर एक रिक्वायर्ड होता है और एक डायरेक्शन रेशियो रिक्वायर्ड होता है, या पैरेलल वेक्टर रिक्वायर्ड होता है। एक पोजीशन वेक्टर रिक्वायर्ड होगा, एक पैरेलल वेक्टर और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन वो सेम ही चीज है। तो हम लोग इक्वेशन कैसे लिखते थे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा, यहाँ पे ये वेक्टर है पैरेलल वेक्टर, तो लैम्डा के टर्म्स में लैम्डा के